हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेज और हम कर रहे थे CSIR नेट पेपर का डिस्कशन। आई होप आपको ये पीडीएफ अभी तक मिल गई होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक भी नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था 66 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में हम करेंगे 67 क्वेश्चन। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख लेते। वो अगर एक ही वीडियो के अंदर अगर हम सोल्व करते हैं तो वो लगभग 3 से 4 घंटे की वीडियो बनती है, जो कि हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि एज ए एजुकेटर या फिर आप बोल सकते हैं मैं दोस्त, मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट 3 घंटे की लगातार वीडियो देखना इज नॉट पॉसिबल नॉर्मल केसेस के अंदर, राइट। सो अगर छोटे छोटे वीडियोज हम देखते हैं तो वो इजीली हमारे से सोल्व भी हो जाती है। और उन्हीं छोटे वीडियोज के अंदर, जैसे मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन के अंदर आपको 3 टॉपिक्स दे रहा हूँ मैं। अब उन 3 टॉपिक्स को आप रिवाइज करोगे तो उससे इफेक्टिव और बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस और इंक्रीज हमारे अंदर होती है ना। ओके, सो आज की क्लास का हम 67 क्वेश्चन करते हैं और इस पेपर को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेपर कौन सा सोल्व करना है आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, या अदरवाइज हम अपनी तरफ से देखेंगे कौन सा पेपर हमें सोल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 67 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 67 था, ए मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव इज इंसिडेंट normally from a dielectric medium A onto another dielectric medium B. The indices of refractive rate satisfy n is less than nb. 1/4 of the incident energy is reflected back into medium A. Let E be the resultant electric field due to the superposition of incident wave and reflected wave. Then the ratio of two time average. Okay. Sorry. क्या क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन के अंदर? हमें गिवन है n इज लेस देन nb। देखो, इसने बोला है रिफ्लेक्टेड हो रही है। सो अपने रिफ्लेक्शन वाला केस अगर आपने देखा हो तो हमने जो रिफ्लेक्शन वाला केस देखा था हमने क्वांटम के अंदर देखा था। और क्वांटम में हमने एक रिफ्लेक्शन क्या देखा था कि जो रिफ्लेक्शन हमारा होता है, नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट देखते हो, नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है क्वांटम के अंदर, वो हमारा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव। रिफ्लेक्टिव की करंट डेंसिटी डिवाइड्स में इंसिडेंट जो होता है उसकी, या इंसिडेंट वेव की करंट डेंसिटी जो देखते हो, है ना। करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव डिवाइड्स में करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, जो वेव फंक्शन होता है हमारा वो। ये किसके अंदर होता है हमारा? ये होता है हमारा क्वांटम के अंदर। क्वांटम के अंदर बेसिकली हमारा ये वाला होता है। जब बात करें हम यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन कि हम यहाँ पे ईएम के अंदर जा रहे हैं। सो इन द केस ऑफ ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यही सेम चीज। अब ज्यादा डीप में तो जाएंगे नहीं, डीप के अंदर इन दोनों में रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे नहीं। यही सेम चीज जो ईएम के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव वेव डिवाइड्स में इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। अगर क्वांटम से पूछा गया है तो उस केस के अंदर हम रिफ्लेक्टिव वेव ये वाला करते हैं। इन द केस ऑफ क्या बोलते हैं ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पूछा गया है तो वहां पे हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? IR अपॉन में I। ठीक है, दैट्स इट। हमें दिया गया है कि रिफ्लेक्टिव वेव, इंसिडेंट वेव जो है जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो 1/4 वापस आ रही है। इसमें दिया गया है हमें कि 1/4 ऑफ द इंसिडेंट लाइट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बैक। हमें यहाँ पे दिया गया है अभी के लिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का ही एम्पलीट्यूड के फॉर्म में हम जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है I इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड हमारा नॉर्मली एनर्जी में होता है। सो ER का अपॉन में EI का स्क्वायर, दैट्स इट। ये हमें पता है ना। लेट सपोज यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड EI हमारे पास है E नोट। सो रिफ्लेक्टेड वेव एम्पलीट्यूड जो होगा ER, वो हो जाएगा हमारा E नोट बाय 4, दैट्स इट। सो यहां से अगर इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से क्या आएगा हमारे पास?
ई नोट स्क्वायर अपॉन में 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड्स में ई नोट स्क्वायर, so that is 1 upon में 16, that is 1 upon 16 is the sorry okay 1/4 of the incident energy is reflected back from the एनर्जी रिफ्लेक्टेड हो रही है, सॉरी ये वाली गलती कर दी हमने यहाँ पे, एनर्जी मतलब इंटेंसिटी जो होगी क्या होगी 1 अपॉन में 1/4, क्योंकि आई आर जो है 1/4 पार्ट ऑफ है आई नोट का, और ये इक्वल होगा हमारा इसके, ये वाली के, सॉरी ये वाले हमारी मिस्टेक थी यहाँ पे, राइट ठीक है। राइट सो यहां से जब हम ई आर अपॉन में ई आई निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा 1/2। अब लेट सपोज कि आई बराबर हम क्या मान लेते हैं ई नोट, सो आई ई बराबर ई नोट मानेंगे, सो यहां से ई आर हमारे पास क्या जाएगा ई नोट बाय 2, दैट इज ई नोट बाय 2, इतना हो गया ठीक है। हमसे पूछा गया है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा हमारा, जो वेव बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव क्या होती है, इंसिडेंट वेव हम जानते हैं ई इंसिडेंट, और ये हमने मानेंगे एम्पलीट्यूड ई नोट कोस ओमेगा टी के एक्स प्लस ओमेगा, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी, दैट्स इट। एंड रिफ्लेक्टेड वेव ई नोट बाय 2 कोस, देखो अगर इंसिडेंट एक्स डायरेक्शन में आ जाए प्लस एक्स में, तो रिफ्लेक्टेड किस में जाएगी माइनस एक्स डायरेक्शन में जाएगी, एक चीज ठीक है। दूसरी अगर एक्स में आ रही है कंप्लीटली वाई के अंदर जा रही है, मतलब माइनस एक्स में जा रही है, सो फेज कितना बना रही है यहाँ पे पाई का फेज क्रिएट कर रही है। समझ में आ गई बात कि यहाँ पे एक तो एक्स और एक माइनस एक्स है ना, दूसरा पाई का फेज यहाँ पे ये क्रिएट कर रही है, तो दो चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो एक तो यहाँ पे ये x ये माइनस एक्स होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी, दूसरा एक पाई का फेज यहाँ पे क्रिएट कर रही है ठीक है। हम जानते हैं कि पाई माइनस बाई 2 कोस पाई माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये होता है कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कोस एक्स, सॉरी कोस पाई माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, सो ये हो जाएगा हमारे पास ई नोट बाय 2 एंड कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी, ऑलराइट एंड ये माइनस यहाँ पे पाई माइनस एक्स किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, सेकंड के अंदर कोस क्या होता है नेगेटिव होता है ना ठीक है। इतना सा ये आंसर था हमारा, नॉर्मली ये रिफ्लेक्टेड वेव हमारी यहाँ पे आ गई। अब आगे का हमें कुछ नहीं करना, आगे का जस्ट हमें करना है कि इन दोनों का सुपरपोजिशन करना है, एक हमारे पास इक्वेशन आएगी जो वेव आएगी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, उसका हमें स्क्वायर करके और एवरेज लेना है करते हैं। सो इसका सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा ई टोटल बोल सकते हैं ई आई प्लस ई आर, या ई आई क्या है हमारे पास ई नोट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ई नोट बाय 2 और प्लस नहीं माइनस कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी, राइट। अब ऐसे तो कुछ होगा नहीं, इसको ओपन करता है, सो ई नोट ये हो जाएगा हमारे पास कोस के एक्स कोस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स साइन ओमेगा टी एंड माइनस ई नोट बाय 2 कोस के एक्स कोस ओमेगा टी माइनस साइन के एक्स साइन ओमेगा टी ठीक है। कोस कोस को एक जगह लेंगे, साइन साइन को एक जगह लेंगे, तो कोस और कोस को लेंगे, सो यहाँ पे प्लस ई नोट है और यहाँ पे माइनस ई नोट बाय 2 है, सो ये हो जाएगा
ई नोट बाई टू और कोस के एक्स कोस ओमेगा टी, एंड यहाँ से आ जाएगा ये प्लस ई नोट है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई नोट प्लस ई नोट बाई टू, 3 नोट बाई टू प्लस 3 ई नोट बाई टू साइन ओमेगा टी एंड साइन के एक्स। ये हमारे पास क्या है, ई, हमें निकालना है ई स्क्वायर। सो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ए स्क्वायर ई नोट स्क्वायर बाई 4 कोस स्क्वायर के एक्स कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका स्क्वायर 9 ई नोट स्क्वायर बाई 4 साइन स्क्वायर के एक्स डॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इन दोनों का 3 ई नोट स्क्वायर बाई 2 कोस ओमेगा या कोस के एक्स साइन के एक्स एंड साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ये वाली चीज यहाँ पे आ गई। अगेन हमें क्या निकालना है, इसका एवरेज या ई स्क्वायर का एवरेज। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये वाला टर्म तो कांस्टेंट होता है, एवरेज निकालते हैं टाइम के, टाइम का निकालेंगे ना। सो ये अगेन हमारे पास कोस स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट यहाँ पे इनटू में एवरेज ओनली किसका निकलेगा यहाँ पे, कोस स्क्वायर ओमेगा टी का प्लस 9 ए नोट स्क्वायर बाई 4 एंड साइन स्क्वायर के एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 3 ए नोट स्क्वायर डिवाइड्स में 2 कोस के एक्स साइन के एक्स एंड ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसका एवरेज हम जानते हैं, यहाँ पे इसका एवरेज 1/2 होता है, इसका एवरेज 1/2 होता है एंड देन इसका एवरेज हम जानते हैं बराबर 0 होता है। जानते हैं कैसे होता है, ये आपको कमेंट्स में बताना है मेरे को, अगर नहीं आता है तो भी कमेंट्स में बताना है, बट हाँ 1/2 होता है। हमने प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस करे थे वहां पे हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन ऐसा था, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे हमने इसको डिटेल में एनालिसिस किया था, डिटेल में हमने इसको बताया था, है ना। सो यहां से हो जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 1/2 आएगा, तो ए नोट स्क्वायर बाई 8 कोस स्क्वायर के एक्स प्लस 9 ए नोट स्क्वायर बाई 8 और साइन स्क्वायर के एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 एंड हमारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो चुका है ना। कैसे, इसने बोला है ई मिनिमम, देखो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स हम जानते हैं स्क्वायर है तो इनकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 1 होगी, दैट्स इट, इतना ही होगा। अब डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा कि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड के अंदर देखेंगे तो, और ये क्या है हमारा मिनिमम है। सो मैक्सिमम पार्ट हमारा कब आएगा, जब ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू के ऊपर ये एक 0 होता है और एक 1 होता है, तो अगर इसको 0 करेंगे तो ये मैक्सिमम होगा, और अगर साइन स्क्वायर के एक्स को 0 कर देंगे सो कोस क्या होगा मैक्सिमम, और उस केस के अंदर हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, दैट इज मिनिमम वैल्यू मिलेगी। सो फॉर एवरेज ऑफ ई स्क्वायर मिनिमम, सो मिनिमम के केस के अंदर क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा 0 होगा, दैट मीन कि के एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे 0 या 2 पाई रखेंगे, जिसके ऊपर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और हमारे पास मिनिमम क्या आ जाएगा ई नोट स्क्वायर बाई 8। ऐसे ही ई स्क्वायर मैक्सिमम अगर हम जब बात करेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा 9 ई नोट स्क्वायर बाई 8। ये हमारे पास क्या आएगी मिनिमम और इसकी मैक्सिमम वैल्यूज। नाउ हमसे इसने क्या पूछा था, रेशियो पूछा था मिनिमम एंड मैक्सिमम का, ई स्क्वायर मिनिमम ई स्क्वायर मैक्सिमम। सो दिस विल गोज टू ए नोट स्क्वायर बाई 8 इंटू में 8 अपॉन में 9 ए नोट स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन में 9। हमारे पास इसका क्या रहेगा
आंसर। और जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया 1/9। राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हैं हमें, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें कि क्या डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको जो भी डाउट है वो आप बता सकते हैं, डाउट्स बेझिझक आप डाउट अपने बता सकते हैं, कोई रोक टोक आपको नहीं है। राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 67 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 68 है, द हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ ए मास m अटैच्ड टू ए मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l इज। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है हैमिल्टोनियन h बराबर p थीटा स्क्वायर डिवाइड में 2ml स्क्वायर प्लस mgl 1 माइनस cos थीटा, है ना। इफ L denotes the Lagrangian then dl upon dt। देखो dl upon dt कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा किसमें है, क्लासिकल का क्वेश्चन है। हैमिल्टोनियन लैग्रांजियन हम किसमें निकालते हैं, क्लासिकल के अंदर। लेकिन हम जानते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स हमारी एक थ्योरम आती है वहां पे, एरनफेस्ट थ्योरम। और वो एरनफेस्ट थ्योरम क्या बोलती है, उसके क्या विचार है, उसके विचार है कि डी ए अपॉन में डी टी, एवरेज ऑफ डी अपॉन डी टी इक्वल्स में 1 अपॉन में आयोटा एच कट एवरेज ऑफ ए एच प्लस डेल ए अपॉन में डेल टी। एरनफेस्ट थ्योरम हमारे पास ये होती है क्वांटम के अंदर। हम बात कर रहे हैं क्लासिकल के अंदर। तो क्लासिकल के अंदर अगर आपने देखा हो तो जो कम्यूटेटर होता है वो कम्यूटेटर चेंज होता है पॉइजन ब्रैकेट के अंदर। हैमिल्टोनियन में कोई भी टाइम की टर्म नहीं है, दैट मीन कि लैग्रांजियन जो हमारा होगा उसके अंदर भी कोई भी टाइम की टर्म नहीं आएगी, है ना। सो लैग्रांजियन जो हमारा यहाँ पे होगा वो क्या होगा, डी एल अपॉन में डी टी इज नॉट इक्वल टू, सो इक्वल्स टू 0। सो ये वाली टर्म तो हमारी यहीं पे कैंसिल आउट हो जाती है। अब बात करते हैं सिर्फ इस टर्म की। सो ये वाली टर्म जब क्वांटम में होते हैं तो क्वांटम में इस तरीके से बिहेव करते हैं, बट व्हेन इट टर्न्स इन क्लासिकल, तो क्लासिकल के अंदर हमारा ब्रैकेट आता है ये वाला करली ब्रैकेट, और दिस विल 1 अपॉन में अटैच कट हट जाता है ना। तो लैग्रांजियन के केस के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर ये वाली इक्वेशन ये बन जाएगी हमारी डी एल अपॉन में डी टी इक्वल्स में करली ब्रैकेट ऑफ एल एच, और यहाँ पे आ जाएगा थीटा और पी थीटा, है ना। ठीक है, हो गया। इसको ओपन करते हैं, सही हो जाएगा डी एल अपॉन में डी थीटा डॉट डी एच अपॉन में डी पी थीटा माइनस डी एल अपॉन में डी पी थीटा डॉट डी एच अपॉन में डी थीटा। है ना, कितना सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लैग्रांजियन क्या होगा इसका, ये निकाल देगा। अब लैग्रांजियन देखते हैं, पहले लैग्रांजियन हो गया। लैग्रांजियन कैसे निकालते हैं कि ये वाली जगह हमने इसीलिए छोड़ी थी देर वाली कि हाँ, एक तो होता है कि थीटा डॉट जो निकलेगा वो जाएगा हमारा डी एच अपॉन में डी पी थीटा। सो यहां से जब हम निकालेंगे तो बनेगा हमारा पी थीटा डिवाइड्स में एम एल स्क्वायर। हमें थीटा डॉट की जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम थीटा डॉट के टर्म्स में चेंज नहीं करेंगे। किसको नहीं करेंगे, लैग्रांजियन को नहीं करेंगे। इन जनरल केस लैग्रांजियन हमारा थीटा डॉट के केस के अंदर होता है। सो लैग्रांजियन हमारा क्या होता है, थीटा डॉट पी थीटा माइनस एच। सो थीटा डॉट की जगह ये वाली वैल्यू रखेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन में एम एल स्क्वायर माइनस में पी थीटा स्क्वायर अपॉन में 2 एम एल स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा माइनस एम जी एल 1 माइनस कोस थीटा। सो इसको जब चेंज करने किया जाएगा पी थीटा स्क्वायर डिवाइड्स में 2 एम एल स्क्वायर माइनस में एम जी एल और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज निकाल लेते बारी बारी से। सो डी एल अपॉन में डी थीटा
डीएल अपॉन डी थीटा, ये वाली कांस्टेंट होगी कोस थीटा, माइनस और माइनस प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस अगेन आ गया, तो यहां से जाएगा माइनस mgl और साइन थीटा, ऐसे डीएल अपॉन में डी पी थीटा, यह जाएगा हमारा पी थीटा डिवाइड्स में एम एल स्क्वायर, फिर डी एच अपॉन में डी थीटा, माइनस तो माइनस ही है, कोस का जब करेंगे तो प्लस साइन से आ जाएगा mgl साइन थीटा और डी एच अपॉन में डी पी थीटा, ये अगेन हमारे पास क्या जाएगा पी थीटा अपॉन में एम एल स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो ये वाली आ जाएगी माइनस mgl साइन थीटा इनटू में डी एच अपॉन में डी पी थीटा अपॉन में एम एल स्क्वायर माइनस में ये वाला पी थीटा अपॉन में एम एल स्क्वायर, दिया जाएगा एम जी एल साइन थीटा। सो इसको जब करेंगे तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल चला जाएगा और यहां से हो जाएगा माइनस पी थीटा जी अपॉन में एल साइन थीटा माइनस में जी पी थीटा अपॉन में एल साइन थीटा, सो ये आ जाएगा माइनस टू जी बाई एल पी थीटा साइन थीटा, माइनस टू जी बाई एल पी थीटा साइन थीटा, इसका क्या जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना, जब भी डीएल अपॉन डी टी आ रहा है या फिर हमें क्या देता है कि हैमिल्टोनियन देगा और कोई भी दूसरा एक फंक्शन दे देता है, फिर उस फंक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछता है। सो अगर वो फंक्शन टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो हमारा जो ये वाली टर्म थी ये भी एग्जिस्ट करेगी वहां पे, एंड ऑल्सो ये वाली तो करेगी। सेकंड चीज हमें देखना है कि क्लासिकल के अंदर क्या क्वांटम के अंदर, अगर ये क्वांटम के अंदर होता तो वन अपॉन में अटैच कर यहाँ पे इसके साथ आता, बट यहाँ पे क्वांटम के अंदर नहीं है तो ये वाले टर्म यहाँ पे नहीं आएंगे, और हमने सिर्फ क्या लिया यहाँ पे ये वाला टर्म लिया है यहाँ पे किसके अंदर, ये पॉइजन ब्रैकेट जिसको हम बोल के चल सकते हैं, है ना। सो ये वाला हम यहाँ पे इसको कंसिडर करके चलेंगे और इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। आई होप आपको ये आ गया होगा, अच्छे से कर लेना। कोई भी डाउट, कोई भी कैसा भी छोटे से छोटा डाउट, बड़े से बड़ा डाउट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर के साथ आप मेरे को कमेंट में बता देना ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता पाऊँ, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। On your screen, a one-dimensional quantum harmonic oscillator with frequency omega is in its ground state. Its normalized wave function is given by this one, जो normalized wave function हमें दे रखा है। The frequency is suddenly increased to omega. The probability of finding the particle in its new ground state is, ठीक है। हमें फंक्शन दे रखा है हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69। फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स बराबर एम ओमेगा अपॉन में पाई एच कट की पावर 1/4 एंड एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस एम ओमेगा अपॉन में 2 एच कट एक्स स्क्वायर, है ना। कब, जब ओमेगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। न्यू वेव फंक्शन क्या बन जाएगा जब ओमेगा को रिप्लेस कर रहे हैं 2 ओमेगा से, सो न्यू, इसको मान ले साइन स्टार, ओमेगा की जगह क्या करना है 2 ओमेगा, सो 2 एम ओमेगा डिवाइड में पाई एच कट पावर 1/4 एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस में 2 एम ओमेगा अपॉन में 2 एच कट और एक्स स्क्वायर। पूछा क्या इसने, प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के केस आप जानते हो। देखो ऐसा केस है ना, हर जगह पे आता है कि कोई भी चीज यहाँ पे इंक्रीज करके दे रहा है, या तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी दे दी, कई बार होता है कि जैसे लेंथ हमारे पास 0 to L है, फिर अगली लेंथ दे दी 0 to L/2। सो उसके अंदर आपको याद रखनी है कि हमारे पास फंक्शन ये वाला ही होगा, जस्ट लेंथ जो चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ये वाला जो केस है वेव फंक्शन से आपको पता चल रहा होगा कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, और इन द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हम लिमिट्स लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, -∞ to ∞।
सो प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन एक्स साइन स्टार एक्स dx और इसका स्क्वायर, मोड का स्क्वायर, दैट्स इट. जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड द फाइनल आंसर विल कम. सो यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट है और इन दोनों का करेंगे तो 2 तो हमारे पास 4 टर्म्स में आएगा, 2 की पावर 1/4. बाकी की टर्म्स क्या जाएंगी स्क्वायर में, एम ओमेगा अपॉन पाई एच कट की पावर 1/2 इंटीग्रेशन में माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियली. ये 1/2 1/2 सब कुछ अगर बाहर निकाल लेंगे सो 2 + 1 3. सो अगर इसको आप सोल्व करो तो आएगा -3 m ओमेगा अपॉन में 2 h कट x स्क्वायर dx. राइट. इसका अगेन गामा फंक्शन क्या बोलता है हमारा, गामा फंक्शन होता है कि ये इवन फंक्शन है, 2 बाहर निकाल लेंगे कि 0 टू इनफाइनाइट होगा और x की पावर m एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा x की पावर n dx होगा. सो उस केस के अंदर हम इसको सोल्व करते हैं 1 अपॉन में n गामा फंक्शन ऑफ m + 1/n एंड अल्फा की पावर m + 1/n. ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं. तो रखते हैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या दे रखी है, अगर x निकालते हैं तो x की क्या वैल्यू दे रखी है 0. सो m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0. सो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है तो 2 बाहर निकाल लेंगे. सो 2 डॉट 2 की पावर 1/4 ये आ जाएगा m ओमेगा अपॉन में पाई h कट पावर 1/2 0 टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियली ऑफ -3 m ओमेगा अपॉन में 2 h x स्क्वायर dx और ये स्क्वायर. सो ये वाला क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/4 m ओमेगा अपॉन में पाई h कट 1/2 इनटू n कितना दे रखा है 1/2. m 0 है तो 1/2 नीचे जाएगा 3 m ओमेगा अपॉन में 2 h कट की पावर 1/2 ये जाएगा स्क्वायर. इसको जब सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 की पावर 5/4 m ओमेगा अपॉन में पाई h कट की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू गामा के अंदर 1/2 पाई होता है 1/2 है. सो देखो 3/2 को बाहर निकाल लेते हैं. सो ये बन जाएगा हमारा 2/3 और 1/2 और ये बन जाएगा पाई h कट अपॉन में m ओमेगा की पावर 1/2. सो इससे ये टर्म कैंसिल आउट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये बन जाएगा 2 की पावर 5/2 इंटू में 2 डिवाइड्स में 4 इंटू में 3. सो ये बन जाएगा 2 और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 5/2 -1 डिवाइड्स में 3 ये बन जाएगा 2 की पावर 3/2 डिवाइड्स में 3 और 2 की पावर 3/2 क्या होता है 2√2 डिवाइड्स में 3. 1 + 1/2 होता है ना 3/2. सो ये हमारा क्या हो जाएगा 2√2 डिवाइड्स में 3. ऑप्शन नंबर अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारा पास आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये वाला. सो ये क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन था, हर बार क्वेश्चन आता है और इसी तरीके से बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं. सो घबराना नहीं है, जस्ट सोल्व करना है इसको और आंसर आराम से आ जाएगा इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही. सो क्वेश्चन 69 हमारा इजीली हो गया है सोल्व. आप कर लीजिए, देख लीजिए इसका सॉल्यूशन जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है. देखो मैं मिटा रहा हूँ उसको करते ही आप एक काम करना, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा ले लिया इसका फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, है ना. बाकी सॉल्यूशंस में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे इसके, उसकी भी कोई टेंशन नहीं है आपको. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. हाइड्रोजन एटम इज इन ए वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी.
कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एटम विद L इक्वल्स में 1 एंड H इक्वल्स में 1/2 एंड टोटल J बराबर 3/2. There are multiple energy levels for this electron due to this magnetic field. The energy spacing between any two adjacent level in unit of mu b is. Okay. हमें दे रखा है यहाँ पे L बराबर 1, S बराबर 1/2 एंड J बराबर 3/2. हमें दो एनर्जी स्पेसिंग के बीच की एनर्जी निकालनी है बेसिकली, है ना. तो हम जानते हैं कि इन द केस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, और वीक मैग्नेटिक फील्ड किसमें होता है, नॉर्मल जीमोन इफेक्ट में, है ना, नॉर्मल जीमोन इफेक्ट जो होता है उसके अंदर. और वहां पे जब हम एनर्जी निकालते हैं टोटल, तो वो एनर्जी हमारे पास आती है जी जे एम जे म्यू बी बी, इस फॉर्म में जी जे एम जे म्यू बी बी. जी जे क्या होती है यहाँ पे, जी जे बेसिकली होती है हमारे पास लैंडेज फैक्टर. और लैंडेज फैक्टर का फॉर्मूला भी हमें पता है, 1 प्लस जे प्लस 1 जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइड्स में 2 जे प्लस 1. फॉर्मूला होता है ये, पता है आपको, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला इसका होता है, राइट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे. जी दे रखा है 3/2, सो 3/2 अंदर हो जाएगा 5/2 प्लस ये दे रखा है 1/2, सो 1/2 अंदर हो जाएगा 3/2 माइनस एल दे रखा है 1 इंटू में 2 डिवाइड में 2 इंटू 3/2 और अंदर हो जाएगा 5/2. सो बेसिकली 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा 15/4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3/4 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 और ये माइनस में डिवाइड में यहाँ से आ जाएगा 15/2. सो 1 प्लस इसको अगर सोल्व करते तो आ जाएगा 15 प्लस 3 माइनस 8 डिवाइड्स में 4 डिवाइड्स में 15/2. सो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 18 10/4 इंटू 2/15. सो इससे गया 2, 2 से 5 से गया 3. 1 प्लस 1/3 4/3. ठीक है. कैलकुलेशन इस लेवल की अच्छी होनी चाहिए, तुरंत कैलकुलेशन कर दो, कैलकुलेशन में 8 महीने. ठीक है. यहां से आएगा, देखो ऐसा नहीं है कि आप मेरे को सब कुछ आता है, नो. मेरे पास भी मैं खुद ऑल्सो प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर द पीएचडी एग्जाम्स. पीएचडी के लिए मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो हाँ, ये जो जनवरी होगी हमारे पास जून तक की, इसमें मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ एग्जाम में बैठूंगा, आपके साथ ही प्रिपरेशन करूंगा. तो इस तरीके से सोच के चलना है कि मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपको भी उसी लेवल की प्रैक्टिस करनी है ना. आपका साथ मेरा साथ, इसी तरीके से हम निकालेंगे पेपर हमारा जून का जीआरएफ के लिए और रैंक के साथ निकालेंगे इस बार, है ना. क्योंकि हमें चलना है पीएचडी में भी कहा अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करने चलना है. बैक ऑन द टॉपिक. यहां से जे की वैल्यू अगर हमें ये दे रखे तो एम जे क्या होता है हमारा, ये होता है -J2 प्लस जे, दैट मीन कि -3/2 -1/2 1/2 और 3/2. अब देखो उसने बोला है दो एडजेसेंट लेवल्स, मतलब लगातार दो लेवल्स के बीच के, तो मान लो इन दोनों लेवल्स के बीच की एनर्जी हम निकालते हैं. सो जीजे की वैल्यू सबके लिए कांस्टेंट है, म्यू बी और बी की वैल्यू भी सबके लिए कांस्टेंट है, चेंज किसकी हो रही है, एमजे. तो मान लो इसके और इसके बीच की अगर मैं निकालता हूँ, सो ये हो जाएगा हमारे पास अगला लेवल ये है ना 1/2 माइनस -3/2. तो ये कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 1. ऐसे ही इस दोनों के बीच के निकालो तो 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1. अगेन 1 दे रहे हैं. ऐसे इन दोनों के बीच में 3/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1. मतलब दो एडजेसेंट वैल्यूज के बीच का जो डेल एम आ रहा है हमारा पास, डेल एम जे, ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है. तो एनर्जी डिफरेंस कितना जाएगा डेल ई जे. जी जे कॉन्स्टेंट है, सिर्फ चेंज किसमें आ रहा है एम जे के अंदर, म्यू भी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू क्या आई थी 1. सो ये वाली वैल्यू 3/2 into 1
और म्यू बी बी किसकी यूनिट्स में बताना है, म्यू बी की भी यूनिट्स में बताना है आंसर हमें, तो ये रहेगा 4/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। इतना सिंपल सा हमारा क्या था, ये आंसर था। हालांकि पेपर में इजी नहीं लगता है, यहाँ जब हम करते तो हमारे पास अलग से दिमाग चलता है, एक एक्स्ट्रा दिमाग हमारा वर्क करने लग जाता है, जो कि दिमाग हमारा पेपर में नहीं चल पाता है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 70, इजी क्वेश्चन था, आराम से होने लायक क्वेश्चन था, बस हमें देखना था कि ये वाला फॉर्मूला कौन सा था। वीक मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन की नॉर्मल जीमान इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एनोमोलिस जीमान इफेक्ट क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। इसी तरीके से पास्चन बैक इफेक्ट होता है, पास्चन बैक इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे तो हम जीजे ले रहे हैं, पास्चन बैक इफेक्ट के अंदर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग लेते हैं और स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग लेते हैं, उन दोनों अलग अलग करके फिर दोनों को ऐड ऑन करते हैं ना, यहाँ पे हम टोटल लेके चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 70 हमारा ये वाला था, जो कि आराम से क्वेश्चन था और हो भी गया है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 71 में था, इन द सर्किट शो बिलो द इनपुट इंपीडेंस ऑफ वोल्टमीटर V1 and V2 आर 10 मेगा ओम। If RL equals to 10 mega ohm and Vin equals 1.5, then find the value of V1 and V2. Okay, हमें यहाँ पे दे रखा है सर्किट, ये V1 दे रखा है, ये V2 दे रखा है, राइट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नहीं दे रखा है हमें, ये RS दे रखा है जो कि है 10 मेगा ओम 1.5 वोल्ट प्लस माइनस। अब इसने क्या बोला है, V1 और V2 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 मेगा वोल्ट, 10 मेगा ओम। सो इसी सर्किट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1.5 वोल्ट, ये 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, दोनों के दोनों किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल के अंदर अगर हम इसको चेंज करेंगे सीरीज के अंदर, तो ये क्या होगा, 10 + 10 क्या हो जाएगा 5। तो अगेन इसको जब चेंज करेंगे सर्किट को और थोड़ा इजी करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 1.5 वोल्ट, ये 5 मेगा ओम, ये 10 मेगा ओम। इसको आप निकाल सकते हैं ना, 5 1/10 + 1/10 बराबर 2/10 बराबर 1/5। सो आर इक्विवेलेंट बराबर 5 मेगा ओम, है ना, ये ऐसे आ जाएगा। पहले हम निकालते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नोड एनालिसिस, सॉरी लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस लगाएंगे तो 1.5 इक्वल्स में 5i + 10i, सो i बराबर 1.5 divided by 15, that will goes to our answer is i बराबर आ जाएगा 0.1 और ये माइक्रो एम्पियर। वाई, जस्ट बिकॉज जो 5 और 10 है ये मेगा के अंदर है, तो उल्टा जब होगा तो माइक्रो 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक है। V2 था, V2 पे कौन सा था 10, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी, I1 फ्लो हो रही है ना, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी जाएगी 10, 0.1 इंटू 10 बराबर आ जाएगा ये 1 वोल्ट, ठीक है। मेगा से माइक्रो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका हाफ है, जस्ट जो भी करंट आ रही है वो हाफ हो रही है, हाफ में डिवाइड हो रही है ना। सो अगर यहाँ पे 0.1 आ रही है तो दैट मीन कि इसके अंदर और इसके अंदर जो करंट जाएगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। करंट यहाँ से आई जा रही है, यहाँ पे I1 और I2, फिर दोबारा जाके I1 बन रही है, तो I1 और I2 जो है वो इक्वल है, दैट मीन कि 0.1 तो इसके अंदर जो करंट आएगी यहाँ पे इसका हाफ, ये होगा ना 0.1 इंटू 5, दैट इज 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट यहाँ पे होगी, 0.5 वोल्ट यहाँ पे होगी। यहाँ से जो करंट आ रही है वो I1 करंट इधर जाएगी, I1 करंट I2 करंट इधर जाएगी, दोनों के रेजिस्टेंस बराबर है तो I1 बराबर I2 होगा। सो I1 बराबर अगर I2 हो रहा है और बराबर किसके, I1 + I2 बराबर कितने, I के, ये दोनों बराबर है तो I1 बराबर कितना होगा I/2, 0.1/2 0.05
सॉरी 0.05। अब बस इस 0.05 को किससे मल्टीप्लाई करने में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। सो V1 के ऊपर जो करंट फ्लो हो रही है, सॉरी V1 जो वोल्टेज हमारे पास कितनी है 0.5 एंड V2 वोल्टेज जो है वो कितनी है 0.1 वोल्ट। इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, बस हमें करना क्या था कि यहाँ पे V1 और V2 दे रखा था, जिसकी लैंग्वेज में क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यूज दे रखी थी कि V1 की वैल्यू हमारे पास 10 मेगा ओम है एंड V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 10 मेगा ओम दे रखी है। इनकी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करनी थी एंड देन आंसर हमारा आ जाता इजी में। तो क्वेश्चन नंबर 71 भी इजी ही था, जस्ट बात थी कि हमारी ये वाली था इनपुट इंपेडेंस ऑफ वोल्टमीटर V1 एंड V2 आर 10 मेगा ओम। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए सबके लिए, इजी क्वेश्चन था, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी था और बिल्कुल अटकने लायक क्वेश्चन तो था ही नहीं वाला ना। तो अगर आपने थोड़ा भी नेट के लिए प्रिपरेशन की है अच्छे से और ये दिसंबर वाला दिया हो तो ये वाला क्वेश्चन तो आप जरूर करके आए होंगे। बाकी नहीं करके आएंगे तो कोई नहीं, जून वाला देंगे, मिलके देंगे, अच्छे से देंगे और पेपर निकाल के आएंगे विद रैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। देखो क्वेश्चन नंबर 72 हम ट्रिक से करते हैं इसको ना, ज्यादा इसमें झंझट करेंगे नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर क्या है, डिजिटल लॉजिक सर्किट दैट वुड गिवन द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। एक ट्रुथ टेबल दे रखी है, उसको हमें जस्टिफाई करना है किस तरीके से वो सही है या गलत है। क्या दे रखा है ट्रुथ टेबल में, ए बी सी एंड वाई। यहां से जाएगा 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 एंड ये 0 1 0 1 0 1 0 1 और ये देखा 0 1 1 जो 1 0 0 0 1 0 1 1 ये दे रखा था और चार सर्किट दे रखे हैं। देखो चारों के लिए पहले तो हम क्या लिखते हैं, इनके लिए एक सिंपलीफाई इक्वेशन लिख लेते हैं ना, और इक्वेशन लिखने के बाद फिर देखते हैं इनका क्या होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके लिए अगर इक्वेशन लिखे तो पहले में क्या दे रखा है, नैंड गेट दे रखा है। नैंड गेट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, नीचे वाले में क्या दे रखा है नैंड गेट दे रखा है, तो नैंड गेट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा और आगे प्लस है ना बी सी बार, ये वाला ही है जस्ट। ठीक है, ए के लिए। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इसमें पहले में दे रखा है और आगे जो जोड़ रहा है यहाँ पे एंड गेट है ना, हो जाएगा ए बी प्लस सी बार, दोनों ऐड हो रहे हैं। ऐसे थर्ड में क्या है हमारे पास ए प्लस बी और अब की बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है डॉट बी सी बार एंड फोर्थ वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा ए प्लस बी और बी प्लस सी बार। ठीक है, इसमें कोई सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे, नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। इसको अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी बार प्लस सी बार। सो इसको और थोड़ा इजी वे में करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी बार एंड बी प्लस बी बार प्लस सी बार, दैट विल गिव अस ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ये वाला क्या हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे जब इसको करेंगे तो ए बी प्लस बी बार डॉट सी बार, और इसका सॉल्यूशन होगा नहीं तो इसको यहीं पे रखते हैं। इसको जब करेंगे तो ए प्लस बी एंड हो जाएगा बी बार प्लस सी बार, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बार प्लस बी बार 0, ऐसे ही ए सी बार प्लस में बी सी बार। तो और इसका इजी अगर हम करते हैं सो नॉट पॉसिबल, और कोई वैल्यू जरूरत भी नहीं है इसको करने की। अगेन इसका करेंगे तो ए प्लस बी और ये हो जाएगा हमारा बी बार डॉट सी बार। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी बार सी बार एंड इसको इससे करेंगे तो बी डॉट बी बार क्या होता है 0। ये हमने जो
तब किया था जब हमने लॉजिक गेट्स की बात की थी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, जिसकी सीरीज आपको मिल जाएगी और प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज 2025 के नाम से। वहां पे हमने इसको डिटेल में एनालिसिस किया था और डिटेल में इसके क्वेश्चंस भी हमने वहां पे लगाए थे, है ना। अब यहाँ पे कंडीशंस रखते हैं ना, कंडीशन 8 कंडीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंडीशन समझ रखिए। पहला ए बी सी तब तीनों जीरो है, तो ए बी सी तीनों जीरो होंगे तो ये जीरो होगा, ये जीरो 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 पे क्या हो जाएगा 1, तो ये पहले वाले केस के अंदर ये क्या हो गया सेटिस्फाई। इसके अंदर ए और बी अगर जीरो है तो जीरो हो रहे हैं, लेकिन ए बी और सी अगर जीरो है तो उसके अंदर क्या दे रहा है 1 दे रहा है, मतलब इसके अंदर सेकंड वाला भी क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया। थर्ड वाला ए और बी ये जीरो हो गया, ए सी बार जीरो हो गया, बी सी बार जीरो हो गया, मतलब अगर तीनों जीरो हैं ए और बी और सी अगर तीनों जीरो हैं तो वाई आउटपुट हमारा ये नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे ए अगर जीरो हो गया तो आउटपुट तो हमारा बिल्कुल भी वाई 1 नहीं आना, तो ये भी कैंसिल। अब पूर्ण प्रतियोगिता में सिर्फ दो, 1 और 2। अगला देखते हैं 0 0 1 पे, 0 0 1 पे, हाँ 0 रखेंगे 1 0 रहेगा, तो 0 रखेंगे 1 हो गया, एंड 0 0 1 1 रखेंगे 0 हो गया, तो आउटपुट हमारा क्या रहा है 1, इसकी वजह से बी बार की वजह से 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट क्या रहा है 0, सो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट। अब आ जाते हैं यहाँ पे 0 0 0 हो गया, बी बार की वजह से 0 क्या हो गया 1, और बट सी बार की वजह से 1 क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 डॉट 1 क्या हो गया 0, सो ये हो गया हमारा सेटिस्फाई। देखो सारा करने की जरूरत नहीं है, दो या तीन के अंदर वो दिखा देगा अपना रंग रूप कि किस तरीके से होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो लॉजिक गेट हमारा बन रहा है यहाँ पे वो हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा फॉर दिस ट्रुथ टेबल, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। इसको देख लेने पर, और आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं इसको अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। ठीक है, आराम से करना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73, फाइंड द कर्व दैट एक्सट्रीमाइजेस द फंक्शनल आई वाई इक्वल्स में इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस में 12xy dx। सो इसने हमें दे रखा है आई वाई इक्वल्स में 0 to 1 dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर प्लस 12xy एंड dx। तो देखो जब हम नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, एक आती है हमारी लैग्रांजियन इक्वेशंस जिसको हम बोलते हैं एक्स एन वेरिएबल्स, है ना, एक्स एन वहां पे निकालते हैं, तो वहां पे तो हमारे पास क्या आता है dt आता है, dx है तो dx वाला केस हमारा होता है लैग्रांज इक्वेशंस के अंदर, तो यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग लैग्रांज इक्वेशंस। सो लैग्रांज इक्वेशन के अकॉर्डिंग f जो वैल्यू देता है वो क्या आ जाएगा हमारा y डबल डॉट का स्क्वायर है, सो y डबल डॉट नहीं y प्राइम का स्क्वायर प्लस 12xy वेयर y प्राइम हमारे पास है dy पर में dx। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है लैग्रांज इक्वेशन, df अपॉन में dy माइनस में d अपॉन में dx एंड डेल f अपॉन में f अपॉन में डेल y प्राइम बराबर 0। ये इक्वेशन होती है हमारी, और यहाँ पे इसने बाउंड्री कंडीशंस भी दे रखी है। बाउंड्री कंडीशंस बेसिकली दे रखी है y 0 पे होगा 0 एंड y 1 पे वैल्यू देगा हमारे 1। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं। सो इसका अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 12x माइनस में d अपॉन में dx, और इसका y प्राइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो आ जाएगा हमारा 2 और y प्राइम बराबर 0। ठीक है, ठीक है, क्या रहेगा 12x माइनस 2 डेल प्राइम y क्या है dy अपॉन में dx,
सो अगर x के रेस्पेक्ट में अगेन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, यही होगा। सो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 6x बराबर 0। इक्वेशन ये बन गया। नॉर्मल इक्वेशन हमारी क्या बन गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 6 सॉरी x है नहीं, तो ये वाला क्या हो गया हमारा कांस्टेंट पार्ट हो गया। ऑलराइट, सो ये बन जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इस इक्वल्स में 6x। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन एक बार इंटीग्रेशन करेंगे सो हमारे पास यहां से आ जाएगा डी वाई अपन में डी एक्स इक्वल्स में इधर इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो y बराबर 6x क्यूब बराबर 2 इंटू 3 प्लस सी एक्स प्लस सी प्राइम। सो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये वाली, ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी y इक्वल्स में एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस सी प्राइम। अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, सो एट x इक्वल्स में 0, y बराबर भी 0 है, यहाँ पे रखेंगे तो 0 बराबर 0 प्लस सी प्राइम, दैट मीन सी प्राइम की वैल्यू क्या आ गई 0। सो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी y बराबर एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। अगेन एट x बराबर 1 पे y बराबर 1 है, वैल्यू रखेंगे तो 1 बराबर 1 प्लस सी, सो c बराबर अगेन क्या आ गया 0। सो y हमारे पास क्या आ गया x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए डाउट। सो आंसर हमारा क्या आ गया ये। जस्ट हमें यहाँ पे रिमेम्बर चीज जो याद रखने वाली चीज थी वो ये थी, और एक ये वाली चीज थी किस कहाँ से, लाग्रांज इक्वेशन से हमें ये वाली चीज निकालनी थी, एंड देन हमारा सॉल्यूशन हो गया इजी वे में। जिस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर निकालते हैं जब हम लैग्रेंजियन दे रखे होते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम कंजर्व क्वांटिटी निकालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे ये वाली चीज निकालनी थी हमें, y की वैल्यू y उसमें x क्यूब। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या था इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, नहीं किया है तो एसएस ले लिया करना, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। वैसे तो इतना था नहीं क्वेश्चन वैसे ही कुछ, राइट। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। फॉर ए स्फेरिकल न्यूक्लियस कंसीडर द इंटीरियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस टू बी रो r इक्वल्स में रो नॉट अपॉन में 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल ऑफ r माइनस r अपॉन में a, where r naught r and a are constant of appropriate dimensions in the limits a tends to 0, the number of proton inside a sphere of radius 2r is given by। okay, so basically हमें यहाँ पे दे रखा है रो r बराबर रो नोट डिवाइड्स में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ r माइनस r डिवाइड्स में a, राइट। ऑलराइट, एंड एक केस दे रखा था a टाइम्स टू 0। अब देखो a टाइम्स टू 0 अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली रखते हैं, सो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा कि 0 रखते ही एक्सपोनेंशियल की पावर क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दैट मींस इनफाइनाइट रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी ट्विस्ट है कि जो r की हमें जो रेंज दे रखी हो, रेडियस जो दे रखी हो, क्या दे रखी है 0 टू r, लेकिन इसने पूछा कहां से 0 से 2r तक। 0 से r हमें रेडियस दे रखी है, लेकिन इसने कहां से पूछा है r 0 से 2r। मतलब क्या हुआ, अगर हम रेंज ले रहे 0 से r तक का, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी रो नोट जो r 0 से r अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जो r होगा वो लेस देन क्या होगा r होगा।
आर से छोटा होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर डिवाइड्स में ए। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। सो एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस इनफाइनाइट होगा, और माइनस इनफाइनाइट क्या देके जाता है, 0। सो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, रो नोट। ऐसे ही जब हम रखेंगे आर से 2r के बीच में, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी r से। सो इन द केस रो r हमारे पास क्या हो गया, रो नोट डिवाइड्स में 1 प्लस में इनफाइनाइट होगा ना, अरे यार, एक्सपोनेंशियल ऑफ r माइनस r अपॉन में a होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, रो नोट अपॉन में 1 प्लस इनफाइनाइट दैट इज 0। सो 0 से r के लिए तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका नंबर डेंसिटी होगी, रो नोट जो दे रखी है 4 डेंसिटी, बट इन द केस ऑफ r टू 2r 0 हो रहा है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि वी नो दैट पहले हम निकालेंगे 4, और चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है हमारा रो r d2, और ये निकालेंगे 0 से 2r के बीच में, ये हमारा यहाँ पे होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0 से 2r रो r, और इसका होता है 4 पाई r स्क्वायर dr। सो 4 पाई ये हो जाएगा 0 से r के लिए, तो हमारे पास क्या दे रखा था, रो नोट r स्क्वायर dr प्लस r से 2r के लिए 0 डॉट r स्क्वायर dr। सो 4 पाई, और इसका करेंगे तो रो नोट r क्यूब डिवाइड्स में 3, 0 से r से आ जाएगा रो नोट 4 पाई r क्यूब बाय 3। क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज। इसने पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पूरा निकालेंगे। सो टोटल चार्ज हमारे पास आया है, एक प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं क्या होता है, स्मॉल ई। तो नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, टोटल चार्ज डिवाइड्स में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैपिटल क्यू अपॉन में स्मॉल ई। तो आ जाएगा रो नोट अपॉन में ई 4 पाई r क्यूब अपॉन में 3। इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज क्यों कराया, क्योंकि टोटल जो चार्ज था वो तो सारे प्रोटॉन्स का चार्ज था। अब नंबर्स कैसे निकालेंगे, नंबर्स हम जानते हैं कि टोटल चार्ज बराबर होता है ई एन, है ना, एक प्रोटॉन का चार्ज इनटू में कितने प्रोटॉन्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हमारे पास आता है। सो इस तरीके से अगर ऑप्शन देखते तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आ जाएगा, रो नोट अपॉन में ई एंड 4 पाई r क्यूब अपॉन में 3। इस तरह के क्वेश्चंस हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पे ये देखना था कि a टेंड्स टू इनफाइनाइट जब वो कर रहे हैं तो किस केस के अंदर वो रो नोट दे रहा है, किस केस के अंदर वो 0 दे रहा है। तो दो केसेस हमारे पास थे, 0 से r के और r से 2r के बीच में ना, तो ये हमें देखना था। जस्ट यही मिस्टेक यहाँ पे जो मेजरली होने लायक मिस्टेक्स थी वो यही थी, बाकी तो क्वेश्चन एकदम इजी था और आराम से होने लायक क्वेश्चन था। सॉरी। And last question for this paper, the bond dissociation energy of OH molecule is 4.18 electron volt with rotational constant 18.8 centimeter inverse. For rotational induced dissociation, the minimum value of rotational quantum number is closest to rotation quantum number, that means कि J की वैल्यू में यहाँ पे निकालनी है, और हमें देखिए क्या क्या रखा है, एक दे रखा है डिसोसिएशन एनर्जी 4.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड रोटेशनल कांस्टेंट होता है बी, वो दे रखा हमें 18.8 सेंटीमीटर इनवर्स। सो हमें पहले एनर्जी को भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। सो वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 8065.5,
सेंटीमीटर इनवर्स लगभग होता है ना, कहीं पे आपको 8,064 मिल जाएगा, कहीं पे 65, कहीं पे लगभग इसके आसपास होता है। सो ई डिसोसिएशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी 4.18 इंटू 8065.5 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे ये हो जाएगी 65.5 इंटू 4.18, सो ये आ जाएगी हमारे पास 33713.79 सेंटीमीटर पास। ठीक है, रोटेशनल इंड्यूस्ड डिसोसिएशन इसने दे रखा है यहाँ पे फॉर रोटेशनल इंड्यूस्ड डिसोसिएशन। सो फॉर द रोटेशनल रोटेशनल इंड्यूस्ड डिसोसिएशन, हमारे पास जो ई रोटेशनल एनर्जी होती है वो ग्रेटर देन इक्वल्स में होती है ई डिसोसिएशन के। ये एक कंडीशन होती है इसके केस के अंदर, है ना, किसके केस के अंदर, रोटेशनल डिसोसिएशन इंड्यूस्ड डिसोसिएशन के अंदर। अब रोटेशनल एनर्जी में तो हमें पता है क्या होती है, बी जे प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स में ई। ठीक है, हमें निकालना है जे, रोटेशनल क्वांटम नंबर। सो जे स्क्वायर प्लस जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स में डिसोसिएशन कितने, 33713.79 एंड ये था हमारे पास 18.8। डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 18.8, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका जे स्क्वायर प्लस जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स में 1793.3 लगभग के समथिंग, है ना। ठीक है, ये हम लिख देंगे जे स्क्वायर प्लस जे माइनस 793.3 और लगभग हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो लगभग क्या लेके चलते हैं, 0। इन इनइक्वालिटी इक्वेशंस को जब सोल्व करते हैं तो उसको इक्वालिटी इक्वेशंस के अंदर लेके सोल्व करते हैं। यहां से हम अप्लाई कर देंगे सीधे आचार्य, सीधे मेथड। वो क्या होगा हमारे पास, जे बराबर माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1793.3 डिवाइड में 2, सो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 1793.3 इंटू 4 प्लस 1 एंड इसका अंडर रूट ऑफ आंसर का जब लेंगे तो ये आता है हमारा लगभग 84.7 के डिवाइड में 2। सो दो आंसर आएंगे हमारे पास यहाँ पे जे के, एक आंसर आएगा हमारे पास यहाँ पे -1 माइनस 84.7 डिवाइड में 2 जो कि नेगेटिव में आएगा और आंसर हमारा नहीं हो सकता। दूसरा आंसर आएगा हमारे पास 84.7 माइनस 1 डिवाइड में 2 दैट इज 83.7 डिवाइड में 2। सो 83.7 डिवाइड में 2 ये आता है हमारा 41.85, लगभग अगर देखते हैं तो 42 जो आंसर आया इसका वो क्या होगा, ग्रेटर देन 42, मतलब क्वांटम नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स में 42 के समथिंग हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब ऑप्शन से इसका क्या देखते हैं हम, क्लोजेस्ट वैल्यू क्या दे रखा है इसने, द मिनिमम वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर इज क्लोजेस्ट टू, ग्रेटर देन 42 आएगा, लेकिन इसके 42 के क्लोजेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, तो क्लोजेस्ट नंबर हमारा यहाँ पे है 45। सो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लगभग 45, जो कि हमारा क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर। इस तरीके से हमने हमारा ये पूरा पेपर डिस्कस किया है CSIR नेट 2025 दिसंबर वाला पेपर हमने पूरा डिस्कस किया है। जून 2025 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि दिसंबर 2024 वाला डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे हम, है ना। इसी तरीके से बैक में चलते चलते धीरे धीरे सारे पेपर डिस्कस करेंगे तो हमारा एक रूटीन सेट हो जाएगा कि हम सारे के सारे पेपर सोल्व कर रहे हैं। देखो आप क्लासेस ले लो
तो ये आपका रूटीन होगा कि क्लासेस के साथ साथ आप पेपर सोल्व कर रहे हो, एक्स्ट्रा में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो आपका अलग एक एक्स्ट्रा में काम होगा, है ना। तो इस तरीके से दो काम हो सकते हैं, एक आपका क्वेश्चन सोल्विंग होगा, दूसरा आपका ये काम होगा। तो आपको ये करना है। बाकी ये वाला पूरा पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेटेस्ट पेपर आपका ये वाला। और जो भी इस क्वेश्चन में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है इस पेपर से रिलेटेड, वो आप मेरे को बता सकते हैं, टेलीग्राम पे पर्सनली बता सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे भी आप मेरे को इसका क्वेश्चन आप भेज सकते हो टेलीग्राम पे। ग्रुप में हमारे भौतिकी पे आप नहीं है तो वहां पे जुड़ जाइए। और बाकी अगले पेपर में अगली क्लास में जो भी आएगा, कॉन्सेप्ट क्लास आएगी, थ्योरी क्लास आएगी, या फिर पेपर डिस्कशन वाली क्लास आएगी, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, ध्यान रखिए अपना और अपने आसपास का, और अपने आसपास शांति बनाए रखिए, लोगों का ध्यान रखिए, लोगों की देखभाल करें और पढ़ते रहिए फिजिक्स। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।